नमस्कार दोस्तों। हाँ, तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आप अभी आपने देखा होगा एनटीपीसी के पेपर गए थे, रेलवे के सीवीटी 2 हुआ था, तो उसमें जनसंख्या के आए थे। और यूपीएससी में भी जनसंख्या के बारे में पूछा जाता है, चाहे आपकी स्टेट लेवल से हो का कोई एग्ज़ाम हो या सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, जनसंख्या के आंकड़े आते ही आते हैं, पूछा ही आता है। ठीक है, तो इसी को ध्यान रखते हुए हम लोग लेके आए हैं आपको जनसंख्या के आंकड़े ये सारे जो आंकड़े नहीं हैं वो 2011 की जो जनगणना हुई थी ना, उसके अनुसार हैं। ठीक है, और अभी 2021 की जनगणना हुई नहीं है, तो शुरू करते हैं, चलिए। और हाँ, शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों को, बंधुओं को, दोस्तों को हमारा चैनल शेयर कर दें और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। देखिए, जो क्वेश्चंस आए ना, वो पूर्व के जो एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, चाहे किसी भी पेपर में एसएससी के सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सब में आ चुके हैं वही क्वेश्चन है। ठीक है, और यही रिपीट होते हैं, बस लैंग्वेज चेंज हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला जो हमारा सवाल है कि भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है, तो उसका आंसर है 1881 से भारत में जनगणना का क्रमवार प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा। देखिए, लॉर्ड रिपन थे, उन्होंने 1881 से शुरू की थी, उन्हीं के टाइम शुरू हुई थी, और तब से हर 10 वर्ष के बाद जनगणना का वो क्या होता, आकलन किया जाता, गिनी जाती। उससे पहले भी हुआ था, शायद वो हुआ था 1872 में। ठीक है, पर अगर हम देखें ना, तो शुरुआत कहाँ से हुई है, को क्रमवार जो क्रम अभी चल रहा है हमारा कि 2011, 2021, 31, 41, 51, ये जो चल रहा नहीं है, वो जो क्रम चला है 10 साल वाला, वो 81 से चला है, 1881 से। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पे। भारत में जन्म लेने वाले 1 अरबे शिशु कन्या का क्या नाम रखा गया था, तो जो भारत में 1 अरब की संख्या में जो शिशु कन्या पैदा हुई थी, तो उसका नाम रखा गया था आस्था। ये सवाल अच्छा है, ये आ भी चुका है, और ये आप इस पर टिक लगा लीजिए कि ये वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आस्था वाला, और पहले का हमने क्या लाया था, ये वाला। ठीक है, चलिए तीसरे वाले पे आते हैं हम। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत किस स्थान पर है, तो देखिए सेकंड वाले पे, पहले पे चाइना आता है, चीन आता है, दूसरे पे हम लोग आते हैं। ठीक है, तो दूसरा, तो हमारा आंसर क्या है, सेकंड वाला। अब देखिए तीसरा वाले पे आते हैं हम लोग, चौथे में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो आपको पता ही होगा, ये लगभग 121.08 करोड़ संख्या है हमारी। इसके आंकड़े आप याद कर लेना, लगभग इसी टाइप से पूछी जाती है। तो क्या आंसर है, 121.08 करोड़। अब पाँचवें पे आते हैं हम, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी थी, तो देखिए विश्व की जितनी भी जनसंख्या है उसमें जो भारत का परसेंटेज है वो 17.5 है, 17.5, 17.5% है। ठीक है, तो ये आंकड़े आपको याद रखना है, ये आंकड़े एमटीएस सीएचएस में पूछे जाते हैं। और अभी आपको पता ही होगा, ग्रुप डी आ रहा है रेलवे का, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऊपर से पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर पूछते हैं हम लोग कि भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है, तो ऑस्ट्रेलिया। यानी कहने का मतलब समझ रहे हो आप कि भारत में हर साल इतनी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी के बराबर हमारे देश की आबादी बढ़ रही है हर साल। ठीक है, अब 7 नंबर पे आते हैं, भारत की जनसंख्या के इतिहास में जनसांख्यिकी विभाजन किस वर्ष हुआ था,
तो उसका आंसर है 1921 में भारत में जनसंख्या की विभाजन हुआ था। ठीक है, 1921। आप देखते हैं 2011 की, हमारा प्रश्न नंबर है 8। 2011 की जनगणना भारतीय इतिहास में कौन सी जनगणना थी? तो ये थी हमारी 15वीं जनगणना, 15वीं। ठीक है, कब से? 1881 से। ठीक है, इसमें अगर ये लिखा होता ना आज़ादी के बाद तो अलग नंबर होता, इसका आंसर अलग होता। और इसमें वो लिखा नहीं है कि आज़ादी के बाद 1947 के बाद, इसमें लिखा है कि भारतीय इतिहास में। तो 1881 से लेकर अब तक में जो चला हुआ है, तो कितनी, कौन सी है? 15वीं जनगणना। ठीक है, अब आते हैं हम 9वें में कि जनगणना कितने वर्ष के बाद होती है। तो अभी हमने बताया कि हर 10वें साल, हर 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है, क्योंकि जनगणना का जो प्रोसेस नहीं है हमारे जैसे बड़े देश में बहुत लेंदी, बहुत खर्चीला होता है। तो हर साल हर 5 साल बाद करा नहीं सकते, हर 10 साल बाद ही कराई जाती है। ठीक है, कोई छोटा देश तो है नहीं है। और क्या अगर यूपी की आबादी देखा जाए तो कुछ यूपी अगर देश मान लिया जाए तो 5वें 6ठे नंबर पर यूपी आता है दुनिया में। ठीक है, अब आते हैं हम हमारा प्रश्न नंबर 10। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की सबसे अधिक जनसंख्या थी? तो देखिए इसका आंसर है यूपी। उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना में सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है, यूपी। अब आते हैं हम कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। देखिए ये इसका उत्तर हुआ, क्या हुआ? सिक्किम। और ये बहुत अच्छा है, इस पर ट्रिक भी है। देखिए अभी तो फिलहाल 2011 के आंकड़े चल रहे हैं, तो इसका आंसर सिक्किम है। और इसमें कम, देखो अगर आप ध्यान से देखते हैं सिक्किम तो कम आ रहा है, पीछे कम आ रहा है। तो इससे हमें याद भी आएगा कि सबसे कम जनसंख्या किसकी है? सिक्किम की। ठीक है, याद करने के लिए कभी हम आंकड़े भूल जाते हैं तो हमारे दिमाग को ये पॉइंट याद रहता है, इससे हमारा आंसर याद रहता है। ठीक है, अब आते हैं हम 12 नंबर पर कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जनसंख्या के मामले में किस स्थान पर था। तो देखिए अगर हम भारत की बात करें तो बिहार जनगणना के मामले में 2000 के अनुसार ये 3rd पोजीशन पर था, तीसरे स्थान पर था। ठीक है, अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितने प्रतिशत थी। तो देखिए इसका आंसर है 16.50 प्रतिशत। ठीक है, 16.50। तो ये इसका आंसर है। इसका आंकड़े याद कर लेना। और यूपी की जो एग्ज़ाम होते नहीं है, अभी जो आपका लेखपाल एग्ज़ाम आ रहा है और पेट भी आने वाला है सितंबर में। ठीक है, तो इसमें ये आंकड़े पूछ लिए जाते हैं। ओके, अब 14वां, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं। तो देखिए अभी हमने बात की थी कि सबसे ज़्यादा आबादी किसकी है? यूपी की। और हमारा क्वेश्चन था एक और कि तीसरे स्थान पर कौन है, तो बिहार था। तो दूसरे स्थान पर कौन निकला? महाराष्ट्र। यानी कि पहले पर यूपी, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर बिहार। ये याद कर लेना, क्रम आता रहता है, कभी पूछ लेते हैं। वो वाले क्वेश्चन आते नहीं, क्रम में लगाइए, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, अवरोही क्रम में लगाया जाता है। तो कभी बार ये आंकड़े हमारे दिमाग में होनी चाहिए। अब आते हैं 15 नंबर पर। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्य कौन से हैं। तो देखिए ये भी एक अच्छा है, 3। तो देखो पहले इसमें सिक्किम, हमने कहा था सिक्किम कम, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है मिजोरम, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है मिजोरम। यानी कि अगर कम से लगाया जाएगा तो सबसे कम सिक्किम की, फिर उसके बाद मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो आपके तीनों आंकड़े याद रखो। कभी पूछा कि भारत में सबसे कम आबादी वाले दूसरे स्थान पर कौन है, तो उसका उत्तर होगा मिजोरम। और सबसे तीसरे स्थान पर, सबसे कम तीसरे स्थान पर, तो उसका आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या निकला? सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 16। जनसंख्या के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है।
तो इसका आंसर है आपका हमारी देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली आप जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। और दिल्ली का जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज़्यादा है, यानी कि 1 किलोमीटर में सबसे ज़्यादा लोग कहीं रहते हैं तो वो दिल्ली में रहते हैं। तो दिल्ली की जनसंख्या कितनी है टोटल? 3 करोड़ 5 लाख, यानी 3.05 करोड़, ठीक है। जो कि अगर अब इसके आंकड़े आए नहीं हैं 2021 की अनुसार, अगर 2021 के आंकड़े रिलीज़ किए जाएंगे तो ये सबसे जनसंख्या दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश निकलेगा, ठीक है। ओके, अब चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 17, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटा पूछा है। तो देखिए, और इसमें क्या है, पहले क्या पूछा था हमसे? राज्य, उसमें केंद्र शासित नहीं था। सिक्किम पूर्ण रूप से एक राज्य है तो सिक्किम आया था। अब इसमें पूछ रहा है हमसे केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, जिसकी जनसंख्या जो 2021 के अनुसार 2011 में तो इससे भी कम थी, 2021 में कुछ राज्यों में जनसंख्या हो चुकी है। अभी टोटल भारत में ना, टोटल भारत की जनसंख्या हर राज्य में हो नहीं पाई है, ठीक है, इसलिए अब कुछ राज्यों में संपन्न हो चुकी है। तो 2021 के भी आंकड़ा आ चुका है, इसमें कितनी थी? 66,000, 153,000, और 2011 में इससे भी कम थी, ठीक है। तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ये आप याद रखना। अब आते हैं हम 18वें पे, भारत में जनसंख्या बढ़ने का क्या कारण है? तो देखिए, इसका जो आंसर है कि जो मेन रीजन क्या है? मृत्यु दर में कमी और जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि। यानी कि कहने का मतलब है कि जब से भारत में स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हुई हैं तो लोगों की जो इस मृत्यु दर में कमी आई है, देश की मृत्यु दर में, और भारत में जनसंख्या चूँकि स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो गई हैं, और कुछ लोग जो जनसंख्या में, कहने का मतलब ये है हमारा कि मृत्यु दर में तो कमी आई है, पर जनसंख्या कुछ लोग अपनी रोक नहीं रहे, बढ़ा रहे हैं। जो देश के संसाधनों में भी कमी आ रही है, ठीक है, और देश में जनसंख्या विस्फोट होने की स्थिति आ चुकी है, बिल्कुल ठीक से, ठीक है। तो लोगों को सोचना चाहिए कि सरकार के साथ साथ लोगों को भी सोचना चाहिए कि जनसंख्या अगर वृद्धि होती है तो रोज़गार के अवसर, ठीक है, नौकरी यहाँ कम हो जाएंगी, और जो खाद्यान्न में उनमें कमी आती है, इससे भी महंगाई बढ़ती है, ठीक है। और जब जनसंख्या बढ़ती है तो लोगों के लिए नए प्रॉपर मतलब घर बनाने की ज़रूरत होती है, तो जंगल जो नहीं है, जंगल भी कम होते जाते हैं, वहाँ पर नई रिहायशी इलाके, नई कॉलोनियाँ डेवलप होने लगती हैं। कोई जनसंख्या वृद्धि होगी तो कहीं ना कहीं लोग तो रहेंगे ही रहेंगे, क्षेत्रफल लोगों का जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा है, ठीक है, और उससे पेड़ भी काटे जा रहे हैं। उससे देखो, जनसंख्या अगर जब बढ़ती है तो पर्यावरण पर तो प्रभाव पड़ता ही है, देश की आर्थिक स्थिति भी खराब होती है, ठीक है। तो अब चलो, हमने आज ये तो सामाजिक और राजनीतिक कारण हो गए, इसमें सभी को साथ देना चाहिए, तब इस चीज़ से हम बच सकते हैं, जनसंख्या विस्फोट से, ठीक है। अब हमारे आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001 से लेकर 2011 दशक, यानी कि 10 साल के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत हो रही है? तो देखिए, जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? 17.7%, यानी कि जो इन 10 सालों में जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है 17.7% रही है, ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब इसमें आते हैं, वर्तमान में भारत की जनसंख्या प्रति वर्ष कितने प्रतिशत बढ़ रही है? वर्तमान में आप देखिए, वो अलग क्वेश्चन था, वो इसमें क्या था, उसमें था दशकीय, क्या था? दशक, उसमें दशक लगा हुआ था, ठीक है। ले लेते पेन, ये इसमें लगा था। इसमें क्या लगा है? इसमें क्या लिखा है? प्रति वर्ष, यानी प्रति वर्ष हर साल गिनाया जा रहा है। तो हर साल हमारी जनसंख्या कितनी बढ़ रही है भारत की? 1.64%, यानी कि 1.64% बढ़ रही है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जब आपसे पूछा जाए कि दशक में कितनी बढ़ रही है
तो 17.7। और जब आपसे ये पूछा है प्रतिवर्ष कितनी वृद्धि दिखाई दे रही है जनसंख्या में, तो आप क्या बोलोगे? 1.64%। ठीक है, तो ये सब भाषा चेंज हो जाती है तो आंसर भी चेंज हो जाता है। जो एग्जामर होता है, जो पेपर सेट करता है, वो सब इन चीज़ों को से बच्चे का दिमाग खराब करता है, क्योंकि वहाँ पर टाइम कम होता है। ठीक है, हमको मैथ भी करनी है, रीजनिंग भी करनी है। अगर आप एसएससी का पेपर दे रहे हो तो इस पर इंग्लिश भी आती है, रेलवे में इंग्लिश नहीं आती, पर वहाँ पर मैथ और रीजनिंग तो आता है, और वहाँ का करंट अफेयर बहुत टफ होता है। ठीक है, तो हम 10 या 15 सेकंड दे सकते हैं। इन 10-15 सेकंड में अगर माइंड थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हुआ या थोड़ा सा भी इन शब्दों पर ध्यान ना दिया, तो हमारा जो आंसर नहीं है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब वो सब एक जो पेपर सेट जो करता नहीं है, वो यही चाहता है कि बच्चा कैसे उस चीज़ से अपना ध्यान हटाए। उसको चाहिए शार्प माइंड वाले, इन लोगों को चाहिए शार्प माइंड वाले, अपने जो टारगेट बिल्कुल जो बिल्कुल ठीक से उस आंसर को कैच कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए 21 पे आते हैं हम लोग। भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए, इसका आंसर थोड़ा सा आपने भी सोचा नहीं होगा। आप सभी लोग कहते हैं, अगर मान लो ऑप्शन में वो होता, बिहार होता, महाराष्ट्र होता, यूपी होता, कोलकाता होता, वेस्ट बंगाल, मतलब कहने का मतलब ये है पश्चिम बंगाल, तो सभी लोग उसी करते। मेघालय, पर इसका जो आंसर क्या है? मेघालय में इन 10 सालों में 1 से लेकर 11 के बीच में जो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, ग्रोथ हुई है, वो मेघालय की हुई है। किसकी हुई है? मेघालय की। तो ये सवाल आप याद रखना, मेघालय की। ओके, अब आते हैं 22। भारत में सबसे धीरे जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए, इसका आंसर है नागालैंड और केरल और नागालैंड में जो जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम हुई है। इसके दोनों रीजन देखिए, नागालैंड जो नहीं है, पूर्वोत्तर राज्य हमारा, तो वहाँ पर जो नहीं है, जीने के जो साधन नहीं है वो थोड़े कम से हैं, और वहाँ का इलाका भी है, ऊपर से वहाँ की आबादी भी कम है। और केरल में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम क्यों हुई है? मतलब कम क्यों हुई है? इसका रीज़न क्या है कि वहाँ पर जो साक्षरता दर है ना, वो बहुत ज़्यादा है, भारत का सबसे ज़्यादा। जो वहाँ का शिक्षा का स्तर नहीं है, बहुत अच्छा है। तो लोगों को ये समझ में आ चुका है यहाँ पर कि जनसंख्या उतनी होनी चाहिए, जिसको हम बच्चे उतने होने चाहिए जिनको हम अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं, पाल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक आदमी जो 10,000 रुपये महीने कमाता है, वो मुश्किल से 1 या 2 बच्चे पाल सकता है। अगर उसके 5 बच्चे हो जाए, 6 बच्चे हो, तो कहाँ से वो पालेगा? वो पाल भी लेगा, चलो ठीक है। जो अच्छी एजुकेशन है, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएँ हैं, उसकी जो अच्छी परवरिश है, वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो तो मान लें कि 5 हो 10 हो तो हर कोई खिला लेता है, बच्चे पल जाते हैं, पर जो अच्छी लाइफ होती है ना, अच्छी लाइफ, वो नहीं मिल पाती। तो केरल में साक्षरता अच्छी हो चुकी है, तो वो इस बात को समझ चुके हैं कि वो कितने बच्चों का खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं, उठा सकते हैं, उसी के अनुसार वो अपने आबादी को मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो जब वो साक्षरता बढ़ती है, कहने का वाला रीज़न ये क्या है कि उन देशों में, उन राज्यों में आबादी ज़्यादा होती है जहाँ पर शिक्षा का स्तर कम हो या बहुत नीचे पायदान पर हो। ठीक है, क्योंकि वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते। जब आदमी अपना खुद का विवेक आता है, सोचने समझने शक्ति आती है, तब वो सोचता है कि जो किताबों में लिखा है जनसंख्या के बारे में, विस्फोट के बारे में, ठीक है, इनके बारे में लिखा है, तो वो कहाँ तक सही है, और वो उस चीज़ को समझ पाते हैं। ठीक है, कि जीना और अच्छी तरीके से जीने में दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। ठीक है, चलिए, अब ये तो लोगों की सोच पर डिपेंड करता है। हम 23 पे आते हैं कि हाँ, प्रश्न नंबर हमारा 23 है। 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? देखिए, इसमें क्या था, सबसे धीरे जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य का धीरे धीरे हो रही है, और हाँ, और इसमें क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम आई है, जो सबसे कम आई है वो हमारा क्या है, अरे यार, हम पेन ले लेते हैं अपना, वो आई है नागालैंड। ठीक है, याद रखियो, वो धीरे धीरे आ रही है, तो नागालैंड आता है और केरल आ रहा है। ठीक है, दोनों आ रही हैं, दोनों,
पर सबसे कम ही पूछिए इन दोनों में, तो सबसे कम इन दोनों में कौन होगा? नागालैंड होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। भारत के नगरों में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? देखिए आ गया जनसंख्या घनत्व को नापने का तरीका क्या होता है? 1 किलोमीटर में रहने वाले लोग के अनुसार ही घनत्व नापा जाता है कि 1 किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं, वो इसका जनसंख्या घनत्व होता है। ठीक है, तो चेन्नई की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? चेन्नई। अब आते हैं 25 पे। 2001 से लेकर 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य हिमालय है, और दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? दूसरे पे भाई आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और दूसरे स्थान पर कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बाद। अब आते हैं 11 पे। देखिए इसमें अगर थोड़ा 25 में मैं डिस्कस कर लूँ तो कि अब आप देखोगे जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य हिमालय है, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश। तो क्यों? देखिए कि जैसे समय परिवर्तन होता जा रहा है, ये हिमालय आप जानते हैं एक पहाड़ी इलाका है, तो पहले में यहाँ पर परिवहन के साधन की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, शिक्षा के साधनों की कमी थी। तो उससे क्या था कि वहाँ पर जनसंख्या जनसंख्या पलायन ज़्यादा था। लोग काम करने के लिए दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, तो वहीं बस गए। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि दर कम हो रही है, तो दूसरे राज्यों में गए तो वहाँ वहीं के नागरिक हो गए। ठीक है, तो अब क्या है, उन राज्यों में जैसे कि हिमालय है, हिमाचल प्रदेश है या अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ पर भी शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर और परिवहन सेवाएं अच्छी हो गई हैं। ठीक है, नई नई रोड्स बनने हैं, रेलवे लाइन्स बिछाई जा रही हैं, देश तरक्की कर रहा है, तो लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। तो वो लोग हर आदमी, हर चाहे कोई भी हो, गांव का हो, शहर का हो या मेट्रो शहर करने वाला हो, भारत को या अमेरिका को, हर एक को अपना ही शहर अच्छा लगता है। याद रखना, आप कहीं भी घूमने जाओ, आप मुंबई जाओ, नोएडा जाओ या आप दिल्ली जाओ, जो अपने घर में सुकून मिलता है आदमी को, चाहे वो गाँव का हो कहीं नहीं मिल सकता। तो लोग अपने गाँव, अपने शहर और अपने देश में रहना चाहते हैं। जब उनको सेवा नहीं मिलती तब वो अपनी जगह को छोड़ते हैं, मजबूरी के वश, या अपनी तरक्की करना चाहते हैं। पर वो चीज़ उनको मिल रही है अपने शहर में ही, अपने क्षेत्र के आसपास, तो वहीं पर रुक जाता है। ठीक है, तो ये होती है। आपने देखा मेट्रो शहरों की आबादी बहुत ज़्यादा होती है, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, इनकी क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर रोज़गार के स्तर बहुत ज़्यादा होते हैं। आदमी को जीने के लिए खाना तो पड़ता है, और खाने के लिए कमाना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, पर ये चीज़ अगर उसको आसपास मिलेंगी तो वो वहीं रुक जाएगा। तो जो इंडस्ट्रियल एरिया होती हैं, यहाँ पर उद्योग लगे होते हैं, वहाँ के आसपास उस शहर की आबादी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा जल्दी मतलब बहुत ज़्यादा इसमें वृद्धि दर देखी गई है। चाहे कानपुर हो तो कानपुर में देखिए, उसके आसपास कानपुर प्रदूषण क्यों है? कि वहाँ आबादी है, वहाँ पर फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ ज़्यादा हैं, लोग काम करने के लिए जाते हैं, वहीं बच जाते हैं, तो वहाँ आबादी है, प्रदूषण भी है, ये सब कुछ है। ठीक है, और आप ऐसा कुछ इलाका देखिए, आप गांव देखिए, कोई ऐसा इलाका जहाँ पर कोई रोज़गार के स्तर ही ना हो, तो वहाँ पर कोई रहना पसंद करेगा नहीं। वहाँ पर एक टाइम के बाद रोज़गार सीमित हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। ठीक है, तो वो जो नए लोग आते हैं उन्हें काम करने के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं 26 नंबर पे। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो देखिए एवरेज पूछा जा रहा है 2011 की जनसंख्या घनत्व, यह 382, यानी कि 1 किलोमीटर पर, ये वर्ग किलोमीटर पूछा जाता है, ये वर्ग किलोमीटर में पूछा जाता है, लिखा है यहाँ पर, पहले लेते हैं हम। प्रति वर्ग किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर पर कितने लोग रह रहे हैं? 382। ठीक है, अब आते हैं 27 नंबर पे कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का जनघनत्व कितना है? यानी कि उत्तर प्रदेश में कितने लोग रह रहे हैं 1 किलोमीटर के दायरे में? तो ये आ रहा है हमारा 829। याद है कि यूपी का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आपको 2011 के यूपी के संबंध जितने भी आंकड़े हैं आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है,
याद करिए, अपने माइंड में बैठा लिए, एक दो बार पढ़िए इस PDF को। आप इसको मतलब कुछ भी नोट करना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, तो आराम से नोट कर लेना। ये आंकड़े बिल्कुल अच्छे हैं और एक दो बार आप देखोगे ना आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो इसका क्या आंसर था हमारा 829। 28 नंबर पे आते हैं, भारत में सबसे नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो देखिए ये है आपका गोवा। गोवा पुर्तगालियों ने बसाया था, पुर्तगालियों ने, और वो सबसे ज़्यादा नगरीकृत है, मतलब वो इस टाइप से बसाया है कि नगर के टाइप से बसाया है। सब उसमें सब चीज़ बिल्कुल कायदे से बनी हुई है। तो गोवा और उसमें गांव की संख्या कम है, सबसे ज़्यादा देखा है उसमें शहरी ज़्यादा है। नगरीकृत का मतलब होता है यहाँ पर गांव ना हो, सबसे ज़्यादा शहर हो, और शहरों में जनसंख्या सबसे ज़्यादा निवास करती हो, ठीक है। अब आते हैं हम 29 नंबर पे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो इसका मतलब क्या है कि भारत की जो टोटल जनसंख्या थी उसमें जो नगरों में यानी शहरों में रहने वाले लोगों का कितना परसेंटेज था? तो इसका आंसर था 31.2%, यानी 31.2% लोग शहरों में रहते थे। बाकी के जो बचा परसेंटेज वो कहाँ था? गाँव में, ठीक है, गाँव में, कस्बों में। अब आते हैं हम 30 नंबर पे। मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो देखिए 15 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर होते हैं उनको मेट्रोपॉलिटन शहर कहा जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पर 15 लाख की आबादी हो गई या नगर है वो तो 10 लाख बन जाता है। यहाँ पर 15 लाख की आबादी होगी, वो मेट्रो शहरों में उनकी गिनती होती है। प्रश्न नंबर 31। सन 1901 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना था? यानी कि 1901 में जो लिंगानुपात मतलब जो रेशियो होता है मेल फीमेल का, औरत का आदमी का, कि 1000 आदमी पर कितनी औरतें होती हैं, तो क्या था उसका था, ये आ रहा है आपका 972। 1901 की जनगणना के अनुसार ये आंकड़ा अच्छा है, इसे याद कर लेना, डाटा अच्छा है। 972 यानी 972 औरत थी किसके मतलब इसके अनुपात में 1000 पुरुष के अनुपात में, ठीक है। 1000 पुरुष थे तो औरतें कितनी थी? 972, ठीक है। अब आते हैं 32 नंबर पे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष स्त्री अनुपात क्या है? तो देखिए अब ये 2011 का आंकड़ा आ गया है, तो उसमें 1000 रेशियो 943, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार कि 1000 पुरुषों में 1000 पुरुषों में क्या अपेक्षा, मतलब कहने मतलब कि जब 1000 पुरुष हैं तो उनकी अपेक्षा, उनके अनुपात में महिलाएं कितनी होंगी? 943। देखिए अगर आप 1901 का आंकड़ा देखें तो वहाँ पर क्या आ रहा है? 972, और यहाँ पर आ रहा है 943, यानी कि वहाँ से जो अनुपात नहीं है वो कम ही हुआ है, बढ़ा नहीं है। जबकि अब देखा जाए कि अब समाज शिक्षित भी हुआ है, रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं, लोगों की आय बढ़ रही है, जीवन स्तर अच्छा हो रहा है, फिर भी इस चीज़ में कमी आ रही है। तो ये बहुत बड़ा एक रीज़न है, एक कारण है कि, और पता करना चाहिए कि आखिर ये हो क्यों रहा है। जब स्त्री और पुरुष बराबर हैं, सबको बराबर हक मिलता है, तो लोग में अभी भी स्त्री जो बच्चा होता है, कन्या होती है, इनकी संख्या कम क्यों है? या तो बराबर होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए। हमेशा जो आंकड़ा 972 से ऊपर ही होना चाहिए था जब अंग्रेज़ थे। हाँ, जीवन स्तर भी अच्छा नहीं था, लोगों का आय भी नहीं थी, और कई सारे रीजन थे, तब 972 थी। और अब जब कुछ आधुनिक भारत में हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, और फिर भी 943 है, ठीक है। तो ये एक सोचने वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 33। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? देखिए अभी हमने कहा था 2011 में, तो हमारा कितना निकल के आया था? हमने देखा था अभी 31 पॉइंट कुछ था, 30.1.2 था
नगरों में रहने वाला, ठीक है। और ये है ग्रामीण जनसंख्या। और किस राज्य में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है, तो वो उत्तर है हमारा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वहाँ शहरों में कम लोग रहते हैं, गाँवों में ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। अब आते हैं 34 नंबर पे हमारा। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात कितना था। तो देखिए 2011 के अनुसार तो 6 वर्ष तक की जो बच्चों 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का जो लिंगानुपात था 9 बच्चे ही है ना, हाँ 919, ठीक है 919। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा कैसे की जाती है। तो देखिए मैंने अभी बताया था 1 किलोमीटर के दायरे में, तो प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में, यानी 1 किलोमीटर में जितने भी लोग रहते हैं वही हमारा जनसंख्या का घनत्व होता है, उसका एवरेज निकाला जाता है, ठीक है। ओके चलिए 36 में आते हैं। भारतीय जनसंख्या के इतिहास में किस काल अवधि को आगे की ओर एक बड़ी छलांग कहा जाता है। तो देखिए किस काल अवधि को, यानी किस ड्यूरेशन को, किस दशकीय ड्यूरेशन को, तो देखो 61 से लेकर 71, यानी 1961 से लेकर 1971 के दशक में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। कितनी हुई थी 24.80 एंड 24.80% की वृद्धि हुई थी इन 10 सालों में। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसे आप नोट कर लेना, ये पेपर में आने की संभावना इसकी बहुत ज़्यादा बनती है, ठीक है। 1961 से लेकर 1971 के बीच में इसमें हमारे समझ लिया 3 युद्ध हो गए। 62 वाला चाइना, 65 वाला पाकिस्तान, 71 वाला भी पाकिस्तान वाला हुआ था। और उसी याद करना है कि जब हमारे भारत की और युद्ध हुए थे और जो दशक था युद्ध वाला 61 से 71 वाला, तो उसमें वृद्धि दर सबसे ज़्यादा दर्ज की गई थी। तो ये आप अपने माइंड में रखना, ठीक है। तो कितनी थी, तो 24.80 24.80% थी, इसको भी आप याद करना, ठीक। चलिए भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति आबादी का योगदान कितना प्रतिशत है। तो देखिए एसटी पूछ रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब जनजाति है, ठीक है, जो आदिवासी होते हैं जंगलों में। तो सरकार इनके लिए बहुत सारी योजनाएं चालू मतलब बना रही है, और अब इनका परसेंटेज भी नौकरियों में इनमें बढ़ रहा है, तो ये जागरूक भी हो रहे हैं। सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं इनके पक्ष में, जो अच्छा भी है। तो जो हमारा आंसर निकल के आ रहा है 8.6%। तो ये आबादी है भारत की टोटल आबादी में 8.6 किसकी आबादी है, अनुसूचित जनजाति, जिसे आप एसटी भी बोलते हैं, ठीक है। ओके एक क्वेश्चन आया भी था रेलवे में इस टाइप का कि एसटी में कितनी परसेंटेज है, एससी का कितना परसेंट है, किस राज्य में एसटी वाले हैं, किस सबसे ज़्यादा हैं, किस में बिल्कुल भी जीरो हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। अभी हम फिलहाल इन्हीं पे ध्यान देते हैं, बाकी जो गहराई से पढ़ाने के लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। और आपके वनडे जो एग्ज़ाम होते हैं, वनडे एग्ज़ाम होते हैं या प्री या मेन में दो स्तरों में होते हैं, जैसे कि रेलवे में हो रहा है या पैट वाले में हो रहा है, इनमें हो रहा है, तो उनमें ये आंकड़े यही पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति 38 है हमारा क्वेश्चन नंबर। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातीय आबादी कहाँ पर केंद्रित है। तो देखिए आगे वो सवाल ये पूछा गया था, इस बार रेलवे को हुआ था, NTPC CBT 2 में हुआ था, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में आपका जो सबसे ज़्यादा ST लोग रहते हैं, अनुसूचित जनजातीय लोग रहते हैं, ठीक है। इसको आप अपने दिमाग में रखना, सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं, मध्य प्रदेश में। अब बिहार में 39 पे आते हैं। बिहार में साक्षरता की वर्तमान स्थिति कितनी है। तो मतलब भाई बिहार में कितने लोग वर्तमान में कितने परसेंटेज में साक्षर हैं, तो 61.8%, 61.8% है। और सबसे ज़्यादा भारत में पूछी जाती है तो कौन आता है, मैंने आपको पहले ही बताया था ऊपर वाले सवाल में, केरल है। केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता परसेंटेज है, और सबसे कम आता है तो बिहार में आता है। और ये बात एक अलग है कि जब भी UPSC के रिजल्ट आते हैं तो बिहारी जो बंदे होते हैं, मतलब बिहार का जो परसेंटेज होता है उसमें UPSC में काफ़ी लोग सिलेक्ट होते हैं, और एक दूसरा पक्ष इसका ये भी है कि बिहार में साक्षरता दर भी कम है,
अब आते हैं प्रश्न नंबर 40। केरल राज्य में उच्च साक्षरता का क्या कारण है? देखिए, जो अभी हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे वो नीचे आ गया वो वाला, तो उसका आंसर क्या है? सुविकसित सामाजिक अवसंरचना के कारण केरल राज्य में उच्च साक्षरता है। मतलब कि वहाँ के लोग, वहाँ के सरकार की नीतियाँ भी चल रही हैं यहाँ पर, और वहाँ के लोगों का भी माइंड सेट हो गया है कि अगर उनको अपनी तरक्की करनी है, अपने राज्य की, अपने देश की तरक्की करनी है, तो उनको साक्षर होना ही पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। वहाँ की साक्षरता 95 प्लस है अभी यहाँ का। ठीक है, ओके, चलिए अब 41 पे आते हैं। 95% से ज़्यादा साक्षर लोग हैं केरल में। भारत के 2 सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य कौन से हैं? तो देखिए आ गया, एक तो आपका सबसे ज़्यादा तो केरल और मिजोरम। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कहेंगे तो केरल है, उसके बाद मिजोरम आता है। और अगर इसमें हमसे पूछा है 2, तो 2 है, मिजोरम केरल, या केरल मिजोरम, जो भी आप चाहें अपने माइंड में सेट करना। ठीक है, केरल तो याद हो जाता है, मिजोरम को भी थोड़ा थोड़ा याद कर लेना कि सेकंड पोजीशन पे सबसे साक्षर वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम। ठीक है, अब 42 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 42। 2011 की जनगणना में साक्षरता ज्ञात करने हेतु किस आयु वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया गया है? देखिए, ये यूपीएससी में पूछा गया था, कुछ आ चुका इस टाइप का क्वेश्चन, और यूपीएससी में पूछा गया है कि जब हम साक्षरता निकालते हैं ना, तो 7 वर्ष से नीचे के बच्चों को नहीं लेते। 7 वर्ष हो या उससे अधिक के जो हो, उन्हीं से भी निकाला जाता है क्या, जो साक्षरता परसेंटेज। ठीक है, तो 7 वर्ष उससे ऊपर के सभी लोगों को सम्मिलित किया जाता है। सरकार का मानना है कि 7 वर्ष तक के जो भी साक्षर हैं लोग हैं, जो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, और उससे ऊपर के लोगों को ही सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, आपका तो इससे याद रखना, ये पूछा गया है, कभी कभी फार्मूला पूछा जाता है, तो इसमें लिख दिए जाते हैं कि 6 वर्ष से कम, 7 वर्ष या उससे नीचे। तो ऐसा नहीं है, आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, अपने माइंड में रखना पड़ेगा कि 7 वर्ष और उससे ऊपर, और इतना सी बात आप याद रखना, आपका ये प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। 43 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 43। भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो देखिए, इसका आंसर क्या है? मिजोरम। मिजोरम में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। ठीक है, अब आ रहे हैं, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, 43 यहाँ भी आ गया, 43 यहाँ भी आ गया। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान देना। तो हम प्रश्न पढ़ेंगे, नंबर नहीं पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो भारत की कुल जनसंख्या में से बिहार की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो देखिए, हमारा पूछा गया था ना, यूपी का पूछा गया था, तो 16.5 समथिंग था कुछ। तो अब ये पूछा गया कि बिहार की जनसंख्या पूरे भारत की जनसंख्या कितना परसेंटेज है? तो इसका आंसर क्या होगा? 8.60%। 8.60%। ठीक है, ओके। और अभी हमने शायद ये क्वेश्चन लिखा था शेड्यूल ट्राइब का, कहाँ पर है वो भी शायद, देखिए 8.6। ठीक है, तो यानी कि भारतीय कुल आबादी में एसटी लोग कितने हैं? 8.6। और अगर हम इसे देखें, बिहार की जनसंख्या कुल आबादी, भारतीय कुल आबादी कितना है? 8.6। तो ये हो रहा है, दोनों को आप अपने माइंड में सेट कर लेना कि अगर एसटी पूछा जा रहा है पूरे भारत में तो 8.6 है, और जो बिहारी लोग पूछे जा रहे हैं, बिहारी जनसंख्या पूछी जा रही है भारत के अनुसार, भारत की जनसंख्या के अनुसार, तो कितनी है? 8.6। ठीक है, तो अगर आप एक आंकड़ा याद कर लोगे ना, दूसरा उससे रिलेशन कर लोगे, उससे रिलेटेड कर दोगे, तो हमेशा याद रहेगा आपको। अब आते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी कितनी है? अब ये आया है, परसेंटेज पूछा, उसमें कुल आबादी पूछा है, तो लगभग 10 करोड़। ठीक है, 10 करोड़ तक उसकी आबादी है। ठीक है, अब ठीक है, अब आ रहे हैं हम अगले सवाल पर। भारत में 2001 से लेकर 2011 में साक्षरता वृद्धि दर कितनी थी? अब ये भारत का पूछा गया है। इस दशक में, यानी कि 1 से लेकर 11 तक के बीच में भारत में जो लिटरेसी रेट कितनी थी? तो 8.2%। कितना है? 8.2%। ध्यान से याद रखना। ठीक है, भारत में सबसे योजनाबद्ध भाषा
शहर कौन सा है? तो इसका आंसर क्या है? चंडीगढ़। अभी हमने एक सवाल देखा था कि सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा। और ये क्या है? योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? चंडीगढ़। ठीक है। और ये सवाल थोड़ा चेंज भी हो सकता है। कैसा? कोई आपसे पूछे एग्जामर, मतलब जो पेपर सेट करता है, उसने ये पूछा कि भारत में सबसे योजनाबद्ध केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो कौन सा होगा? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश भी तो है भाई। ठीक है। पंजाब की राजधानी भी है और हरियाणा की राजधानी भी है। ठीक है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 2 राज्यों की राजधानी है और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और सबसे ज़्यादा योजनाबद्ध तरीके से बसा भी हुआ है? तो आपका आंसर क्या होगा? चंडीगढ़। ठीक है। चलिए आते हैं। अब भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व बढ़ रही है। ये तो कुछ नहीं है, वो अधूरा रह गया था। यानी कि भारत में जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा है। ये बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया था शिक्षा का स्तर अच्छा हो रहा है। ठीक है। और लोगों की जीवन स्तर अच्छा हो रहा है, आय अच्छी हो रही है, तो हर लोग शहरों में रहना चाहते हैं। ठीक है। तो वो शहरों में आ रहे हैं, तो शहर का जो घनत्व नहीं है वो अपने आप ही बढ़ रहा है। ठीक है। और यही है बस। चलिए अब आते हैं, भारत में नगरीय क्षेत्रों की व्यक्तिगत संख्या कितनी है? क्षेत्रों की, तो इसका आंसर है कितना? 6। ठीक है। अब आते हैं, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई? ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखना। इस पर आप क्रॉस लगा लेना। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये कई बार पूछा गया है। ये 1911 से लेकर 1921 में जो वृद्धि दर थी ना, वो क्या थी? ऋणात्मक थी, नेगेटिव में चली गई थी। यानी कि उसमें कुछ वृद्धि हुई नहीं थी, बल्कि कम हुई थी आबादी। तो और अगर आपको याद करनी है, थोड़ी परेशानी है, तो आपको याद रखना कि 1911 1921 के बीच में एक युद्ध हुआ था जो वर्ल्ड फेमस है। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 14 से लेकर। तो याद रखना 14 किस दशक में आ रहा है? 11 और 21 के में आ रहा है। तो अभी याद रखना। ठीक है। तो 1911 से लेकर 1921 का जो था वृद्धि दर वो नेगेटिव था, नेगेटिव। अब आते हैं 50 नंबर पर, जो शायद हमारा लास्ट है क्वेश्चन। तो जनसंख्या मामले भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? मालदीव। क्या है? मालदीव। पड़ोसी राज्यों के बारे में भी हम एक वीडियो लेके आएंगे कि जनसंख्या, उनके राष्ट्रीय चिन्ह जो भी होते हैं, कभी बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। तो जनसंख्या मामले में भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? मालदीव। तो ये थे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जनसंख्या से संबंधित जो विभिन्न परीक्षाओं में आ चुके हैं। ये विभिन्न परीक्षाओं में आ चुके हैं, वही उठाए गए हैं अभी तक। ठीक है। तो आप उनको नोट कर लेना, कहीं भी लिख लेना, अपने माइंड में रखना। तो ये अभी जब तक 2021 के आंकड़े नहीं आ पाते हमारे पास, तब तक 2011 की जनगणना चलती ही रहेगी। और ये एक नंबर पक्का होता है आपका, एक नंबर पक्का है कि अगर आप उसे डीपली पढ़ लोगे, देख लोगे, तो एक नंबर आपको कहीं भी नहीं गया। ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, और अगर वीडियो आपको अच्छा है तो लाइक कर देना, कमेंट में देना सुझाव, हम उनको ज़रूर अप्लाई करेंगे। ठीक है। और हाँ, कमेंट अच्छा लगे और कुछ आप पूछना चाहते हैं तो हम कमेंट के माध्यम से आपको उसका जवाब भी देंगे। ठीक है। इस वीडियो को आप लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसे शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है। मोटिवेशन के थ्रू अगर आप इससे शेयर करते हो और लाइक करते हो तो हमको लगता है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, तो हमें और बनाने में अच्छा लगता है। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।